Hello everyone and welcome to Jobs Adda and welcome to our online series of biology. Students, I know there's a huge gap between the videos, but as you all know that there are ongoing lockdown is ongoing in our city and due to COVID crisis. So I hope you understand this and I hope you have kept patience with us. स्टूडेंट्स अभी जैसे कोविड लॉकडाउन चल रहा है तो उस वजह से घर से निकलना कि मुश्किल है और निकलना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए अभी मैं जो सेटअप है ये मैंने घर पे ही बना दिया है और फिर अब मैं आपको यहीं से ही आगे की लेक्चर सीरीज यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी। राइट स्टूडेंट्स, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वीडियो में या कोई भी प्रॉब्लम आप ज़रूर कमेंट करना सो दैट कि मुझे पता चल सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। राइट स्टूडेंट्स, बट यू डोंट टेक टेंशन कि मैम सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वीडियोस नहीं आ रही हैं। अब से रेगुलर ही वीडियो आएगी और आपका सारा का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगी। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट करवाया था, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हमने हाफ क्वेश्चंस कर लिया था, बस उसका थोड़ा सा पार्ट रहता है। और इसी के साथ हमने बायोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि 70% हमने जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास सिर्फ इन्वायरमेंट में ये आज कंप्लीट हो जाएगा इकोलॉजी, उसके बाद सिर्फ पोल्यूशन ही बचेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 4-5 लेक्चर्स में हम ये सब सीरीज कंप्लीट कर देंगे। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में क्या स्टार्ट किया था, हमने उसमें कंपोनेंट्स पढ़े थे, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया था ए बायोटिक में कौन से आते हैं, वही नॉन लिविंग थिंग, बट उसमें क्या आता है आपका, जैसे गैसेस हो गई, आपका सॉइल हो गया और आपका सराउंडिंग्स हो गया। ठीक है, और बायोटेक में मैंने आपको बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने थ्री टाइप्स में, 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास क्या थे? प्लांट्स थे। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स क्यों इंक्लूड होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो उस पर क्या क्वेश्चन, उसके आंसर क्या था कि एक तो जो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरा क्या था कि जो प्लांट्स हैं वो मैक्सिमम जो सनलाइट है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, ये सब चीज़ था, यही हमने पढ़ा था। उसके बाद स्टूडेंट्स कंज्यूमर था, जो सेकंड था कंज्यूमर। कंज्यूमर में मैंने आपको बताया था कि फर्दर 3 टाइप्स का था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन थे? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में थे प्राइमरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में थे सेकेंडरी कार्निवोर्स। ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो यही सब आपको ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऐसे याद करनी है, तभी आपको जो है ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आई प्रेफर कि लास्ट वीडियोस ज़रूर देखें। ओके, चलो आज हम नेक्स्ट उसके बाद स्टार्ट करेंगे फूड चेन, फूड वेब। राइट, फूड चेन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार पढ़ी है कि क्या है फूड चेन, क्या होती है फूड वेब। तो फूड चेन, एज द नेम सजेस्ट, फूड एंड चेन। फूड क्या हुआ? फूड हुआ खाना, और चेन क्या हुई? एक सीक्वेंस, है ना, एक सीक्वेंस। तो फूड चेन क्या हुआ? खाना खाने का सीक्वेंस, है ना। और जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। पहले आप खाना खाओ और बाद में खुद किसी का खाना बनो, यही होता है फूड चेन में। तो फूड चेन को हम क्या बोल सकते हैं? अ सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या हो सकती है फूड चेन? सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ठीक है, तो फूड चेन का एक्चुअली में नेचर में मतलब क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है फूड चेन? फूड चेन को एक्चुअली देखो, हम सबको खाना चाहिए, और खाने का हमारा मेन मोटो यहाँ पर क्या है? एनर्जी लेना। राइट, एनर्जी लेना। तो एनर्जी को लेने हम कैसे लेंगे? खाना खाने से। तो वही एनर्जी के लेने के सिलसिले में ही हम आगे पीछे खाना खाते हैं, और वो जो सीरीज बनती जाती है, जैसे छोटे एनिमल को बड़ा खाएगा, फिर बड़े को उससे बड़ा खाएगा, फिर उसके ऊपर कोई और आएंगे। तो ये जो सीरीज चलती रहती है एनर्जी के लिए, हर कोई इंसान खाना एनर्जी के लिए खा रहा है, तो ये जो सीरीज चलती रहती है एनर्जी के लिए, इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरे चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन क्या हुआ? अ सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। क्लियर? अब फूड चेन क्या है? फूड चेन बहुत सारे स्टेप्स की हो सकती है। सिंपल से सिंपल 2 स्टेप्स की भी हो सकती है, एंड सिंपल से सिंपल 3 स्टेप्स की हो सकती है, या सिंपल से सिंपल
4 स्टेप की भी हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेप्स की जो है फूड चेन वो हो सकती है। अब देखो फूड चेन में भी जैसे हमने बायोटिक ऑर्गेनिजम्स को, मैंने आपको बोला था ना, आपको उसी सीरीज में ही रखना है ऑर्गेनिजम्स को, तो हमेशा जो फूड चेन होगी या आगे हम ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा वो वही सीरीज रहेगी। कहने का मतलब सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ही आएंगे, उसके बाद ही प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो वो जो सीरीज है वो वैसे ही रहेगी, उस सीरीज को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ये लेती हूँ, ग्रास, डीर एंड टाइगर। ठीक है, तो ग्रास यहाँ पर क्या है, ग्रास यहाँ पर है प्रोड्यूसर्स, ग्रास यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्लांट है। डीर यहाँ पर क्या आ जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, डीर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, और टाइगर यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, यही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये सीरीज के हिसाब से आपने चलना है, जरूरी नहीं कि अब यहाँ 2 है तो मैम मैं इसको प्राइमरी सेकेंडरी ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कंज्यूमर, नहीं, वैसे ही सीरीज चलनी है। अब यहाँ पर देखो ग्रास आ गया प्रोड्यूसर, ग्रास होपर आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, यही हुआ, फ्रॉग आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नेक आ गया टर्शरी कंज्यूमर, यही हुआ, ये सीरीज है। तो ये जो सीरीज है ये आपने ऐसे ही चलानी है सीक्वेंस में, इसके बिना अलग से आपने कोई भी सीक्वेंस नहीं लेनी है, कोई फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, तो फूड चेन क्या हुआ, अ सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। अब फूड चेन के कुछ जो 2 मेन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये हैं, देखो अब ये फूड चेन है, आप देखो ये कैसे जा रही है, ऐसे ही स्ट्रेट जा रही है, ऐसा तो नहीं है जब ग्रास को डीर ने खाया, जब डीर ने ग्रास को खाया तो दोबारा ग्रास डीर को खा रही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चेन जो है ये आगे 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 बढ़ती जा रही है ना, ये जो चेन है ये आगे आगे बढ़ती जा रही है, इसको और कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमेशा आप इसको स्ट्रेट ही देखोगे, है ना। तो फूड चेन जो होती है इट्स ऑलवेज स्ट्रेट, जो फूड चेन है वो हमेशा स्ट्रेट ही चलती है, ये हमेशा सिंगल लाइन में ही चलेगी। वेरा जब हम आगे फूड वेब पढ़ेंगे तो वो इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो जो फूड चेन होती है इट्स ऑलवेज स्ट्रेट, फूड चेन हमेशा स्ट्रेट ही होती है और स्ट्रेट ही चलती है। ऑल्सो फूड चेन में अब देखो जो एनर्जी ट्रांसफर है, ठीक है, अब यहाँ से एनर्जी इसके पास आई, यहाँ से एनर्जी इसके पास आई, तो ये जो एनर्जी की जो ट्रांसफर हो रही है ये कैसी हो रही है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होने की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी कैसी है, यूनी डायरेक्शनल है। देखो यूनी मतलब सिंगल, एक ही डायरेक्शन में। तो अब ऐसा तो नहीं है जो ग्रास ने डी को एनर्जी दी, डीर ने वापस ग्रास को दी, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ ये एनर्जी जो इसके पास थी वो यहाँ आई, फिर जो इसके पास थी वो यहाँ गई, ऐसा ही हुआ। तो हमेशा फूड चेन में जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। क्लियर हुआ ये चीज, समझ आ गई ये चीज। अब नेक्स्ट इसी के साथ छोटा सा टॉपिक, इसी का ऑपोजिट है हमारे पास क्या, फूड वेब। ठीक है, वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब क्या होता है, वेब का मतलब ही क्या होता है, कुछ नेटवर्क, इंटरलिंकिंग नेटवर्क, है ना। वेब का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलकर कुछ एक कॉम्प्लेक्स सा इंटरलिंकिंग से सब चीज़ें बना देती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेब, है ना। तो वेब को हम क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं, जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं तब जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, अब देखो मेरी यहाँ बात सुनो, नेचर में नेचुरली फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस ग्रास को खाली डीर ही खाएगा, आप यहाँ देख रहे हो इस ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, ऐसा ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने फूड चेन जस्ट फॉर एग्जांपल लिखी है तो ये इसको यही खाएगा, इसको और कोई नहीं खा सकता, नहीं, इसको कोई और भी खा सकता है। क्लियर हुआ ये चीज़, इसको कोई और भी खा सकता है। तो इसीलिए नेचर में फूड चेन एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है, बट क्या एग्जिस्ट करती है, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फूड वेब क्या हो गया, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। ठीक है, क्या है फूड वेब, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म, इन विच one organism of one food chain,
in which one organism of one food chain eats the other organism of other food chain. क्लियर हुआ ये चीज? एक ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन का अपनी फूड चेन को ना फॉलो करते हुए दूसरे की फूड चेन का दूसरे का ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो वो फिर आपस में इंटरलिंकिंग होगी बहुत सारी फूड चेन्स की, तो वो जो बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। ठीक है, तो नेचर में नेचुरली क्या एग्जिस्ट करती है? फूड वेब एग्जिस्ट करती है, ना कि फूड चेन एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसी के ये जो दो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अब यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? फूड वेब, अब जो चीज नेटवर्क है, जिस चीज ने एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, जाला बनाया है, तो क्या वो कभी स्ट्रेट होगा? नहीं, वो कभी स्ट्रेट नहीं होगा। तो इसीलिए जो फूड वेब होती है, इट इज नेवर स्ट्रेट। फूड वेब जो है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है। इट मीन्स कि वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या है कि मैम अगर ये नेटवर्क बना रही है तो फिर तो इसमें भी जो एनर्जी होगी वो भी मल्टी डायरेक्शनल होनी चाहिए, फिर वो यूनी डायरेक्शनल कैसे होगी? देखो क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ट्रिकी सा है, कई बार हमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है यहाँ पर कि फूड वेब में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा। देखो बेशक फूड वेब हो या फूड चेन हो, जो मैंने आपको बोला कि ये सीरीज चलनी है तो ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। अगर एक फूड चेन का सेकेंडरी कंज्यूमर है तो वो दूसरी चेन का प्राइमरी कंज्यूमर को ही खाएगा। वो दूसरी चेन के क्या सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर को खा सकता है? नहीं, वो उस चेन के सिर्फ अपने से एक लेवल छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को ही खा सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसीलिए डायरेक्शन जो होगी तब भी एनर्जी की वो यूनी डायरेक्शनल ही होगी। ठीक है, डायरेक्शन फूड वेब में एनर्जी फ्लो की भी यूनी डायरेक्शनल ही होगी। क्यों? क्योंकि वी आर फॉलोइंग दिस सीरीज। हमने हमेशा प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर ऐसे ही जाना है, हमने इसके अलावा कोई फॉलो नहीं करना है। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर ही खाएगा, ठीक है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसने प्राइमरी कंज्यूमर ही खाना है, मगर इसमें फ़र्क क्या होगा? ये वाला जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो दूसरी फूड चेन का होगा, उसकी अपनी फूड चेन का नहीं होगा। सो क्लियर हुआ? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, जो फ्लो ऑफ एनर्जी दोनों केसेस में रिमेन्स द सेम, यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन एंड यूनिडायरेक्शनल इन फूड वेब। क्लियर हुआ ये चीज? बट यहाँ पर क्या होगा? ये कभी स्ट्रेट नहीं होती, और जो फूड चेन होती है वो ऑलवेज जो है वो स्ट्रेट होती है। क्लियर? आई होप सो कि आपको ये यहाँ पर जो है ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्वेश्चन अगर पूछते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है फूड चेन का, वो करते हैं जम्बल्ड करके, उन्होंने फूड चेन दिया होता है, तो क्वेश्चन आता है कि बताओ विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। तो उसमें आपको वो चीज़ याद रखनी है कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा, और वो आपको तब पता चलेगा जब आपने वो याद रखा होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है, सेकेंडरी में कौन आता है और टर्शरी में कौन आता है। क्लियर हुआ ये चीज़? समझ आ गई ये चीज़? ठीक है, तो ये था हमारे पास फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक, एक हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, दैट इज ट्रॉफिक लेवल। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मैंने यहाँ पर लॉ लिखा है, दैट इज 10% लॉ। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ लिंडमैन्स ने दिया था, तो इसको लिंडमैन्स रूल भी बोलते हैं। 10% लॉ या लिंडमैन्स रूल क्या कहता है? 10% लॉ कहता है कि जैसे जैसे एक एक स्टेप में आगे आगे ये जो फूड चेन है ये बढ़ती है, जैसे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ता है, ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, 10% लॉ ये कहता है कि जैसे आप आगे आगे मूव करते हो फूड चेन में, तो हर लेवल के पास सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल रहती है। बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि 10% लॉ का मतलब है -10। नहीं, -10 नहीं, सिर्फ 10% ही अगले को मिलती है। सपोज करो अगर ग्रास के पास यहाँ पर 100% एनर्जी है, वी आर लेटिंग दिस, ठीक है, हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में 100% कोई एनर्जी नहीं है। 100% जो है यहाँ पर एनर्जी के ग्रास के पास है,
तो इसके पास 90 नहीं जाएगी, इसके पास कितनी जाएगी, सिर्फ 10% ही जाएगी। तो क्या कहता है 10% लॉ कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसीलिए जब हम ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ते हैं तो ट्रॉफिक लेवल में आप देखोगे हम हमेशा इसको पिरामिड्स में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर 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 हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी जो है वो कम कम होती जा रही है। तो आप देख सकते हो नीचे जो बेस है इट इज ब्रॉडर देन द अपर वन, टॉप मोस्ट वन, ऐसा ही है। ऊपर 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 जाते जाते ये कैसी हो रही है, नैरो होती जा रही है। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या बोलते हैं 10% लॉ कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं है, जस्ट एक फूड चेन को पिरामिड में, एक फूड चेन को पिरामिड में आपने उसको ऑर्गेनाइज करके लिख दिया, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक मतलब ये जो एक एक सिंगल सिंगल जो है, जैसे ये प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल है, ये प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंडरी का है, ये टर्शरी का है। तो ये जो एक 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 जो लेवल्स पे हमने ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, अब ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, हमने हर एक अलग अलग इकोसिस्टम को ट्रॉफिक लेवल में देखना होता है। और क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं आपके पिरामिड से। ठीक है, कि पिरामिड ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग क्या किसका इकोसिस्टम अपराइट होगा या डाउनवर्ड होगा, पिरामिड बायोमास का कैसा होगा, पिरामिड एनर्जी का कैसा होगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी इसी के बाद ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है इकोलॉजी का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पिरामिड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं है, कुछ अलग टर्म नहीं है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब मैं जो लाइंस बोल रही हूँ आप यहाँ इसको याद कर लो या इसको लिख लो, यहाँ पर नोट डाउन कर लो क्या मैं बोल रही हूँ। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को मैं क्या बोलती हूँ, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की कुछ हम जब उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उनको लिखते हैं या बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, अब जिन पैरामीटर्स की मैं बात कर रही हूँ, कौन से पैरामीटर्स, ठीक है, 3 इकोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं मेन, जिसके ऊपर या जिसको ध्यान में रख के हम अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं। वो 3 पिरामिड्स, जो 3 पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक आ गया हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक पैरामीटर हो गया एनर्जी, दूसरा पैरामीटर है बायोमास और तीसरा पैरामीटर है नंबर। ठीक है, एनर्जी, बायोमास एंड नंबर्स। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट, यही 3 हैं इम्पॉर्टेंट वन द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और इन्हीं के बेसिस पे ही हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है ऑर्गेनिजम्स की, उस इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है, अभी हमने पढ़ा है इकोसिस्टम क्या है। क्या है इकोसिस्टम, पहले कि एक जगह पर, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में बायोटिक और एबायोटिक जो चीज़ें हैं उनके बीच में इंटरलिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम बहुत टाइप का हो सकता है, पानी का अपना इकोसिस्टम है, लैंड का अपना है, डेजर्ट का अपना है, फॉरेस्ट का अपना है। तो इन हर जगहों पर कैसी कैसी फूड चेन को हम किस किस तरीके से, कैसे कैसे पैरामीटर पे इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, अब पिरामिड्स यहाँ पर क्यों लिए गए, क्योंकि आपको पता है पिरामिड्स कैसे होते हैं, बेस जो है उनकी कैसी होती है, ब्रॉड होती है, और ऊपर ऊपर जाते जाते वो कैसे होते जाते हैं, नैरो होते जाते हैं। ऐसे ही होता है, नैरो होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी आपने पहले क्या पढ़ा, 10% लॉ, और 10% लॉ क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ते जाएंगे, पिरामिड के हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो स्टेप में एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और पिरामिड जो है ऊपर की तरफ वो नैरो होता चला जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट जैसे अब मैं इसको जिस सीरीज में आपको करवा रही हूँ, पहले एनर्जी, बायोमास, नंबर, तो आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। क्यों?
क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होगा, किसका अपराइट होगा, या किसका कैसा होगा। तो इसके लिए आपको मैं इस सीरीज में लिखवा रही हूँ, आपको याद करना इसमें ईजी हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट हम जहाँ पर जो पैरामीटर ले रहे हैं दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? अभी मैंने 10% लॉ आपको क्या बोला कि हर स्टेप पे जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। अब एनर्जी के पैरामीटर को देखते हुए आप कोई भी इकोसिस्टम ले लो, आप एनर्जी के पैरामीटर को देखते हुए कोई भी इकोसिस्टम ले लो, हर इकोसिस्टम में हर लेवल पर जो एनर्जी है वो कम ही होगी। तो इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी के अकॉर्डिंग आप कोई भी इकोसिस्टम का आप कभी भी कोई भी पिरामिड लोगे तो वो हमेशा कैसा होगा? अपराइट। अब यहाँ अपराइट का मतलब कैसा कि नीचे से ब्रॉड और ऊपर की तरफ ऐसा, मतलब सीधा, जैसे नॉर्मल पिरामिड ऐसा होता है तो अपराइट ही होगा, नीचे से ब्रॉड होगा और हर स्टेप पे वो छोटा 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 होता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी आपको इसमें कोई एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट क्वेश्चन कभी ऐसा कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा डाल देते हैं, वो पूछते हैं कि बोलेंगे बताओ जी अकॉर्डिंग टू पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी पैरामीटर द पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिड इज अपराइट, इन्वर्टेड, अपराइट और इन्वर्टेड, या नन ऑफ द अबव। तो तब आप बोलोगे कि यार पॉन्ड इकोसिस्टम तो उसमें है नहीं। आपने क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वो किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। सबसे पहले जब भी पिरामिड पे क्वेश्चन आए आपने देखना है कि वो किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। एक चीज, जब पैरामीटर अकॉर्डिंग आपने देख लिया फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। क्लियर मेरी बात? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देख के ओवर एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी में टिक नहीं करना है, उसमें जल्दी में हमेशा गलती होती है। तो आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपने देखना है कि कौन से पैरामीटर की बात की जा रही है। जैसे ही पैरामीटर की कोई आपने पढ़ लिया, क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आपने देखना है कि कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो एनर्जी के पिरामिड में, एनर्जी के पैरामीटर में कोई भी इकोसिस्टम ले लो, ग्रासलैंड ले लो, या आप एक्वेटिक ले लो, पॉन्ड ले लो, आप डेजर्ट ले लो, कोई भी ले लो, हर इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा होगा? अपराइट ही होगा। हर स्टेप पे एनर्जी जो है वो कम होती ही रहेगी। क्लियर हुआ ये चीज एनर्जी के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पैरामीटर आता है दैट इज बायोमास। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास क्या होता है? मास क्या होता है? मास क्या होता है? देखो मास क्या होता है? बायोमास, बायो का मतलब होता है लिविंग, मास का मतलब होता है कोई चीज अंदर से कितनी फिलिंग है, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बायोमास का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना ऑर्गेनिक जो मैटर है वो भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक कॉकरोच देखो, ठीक है, आप एक कॉकरोच देखो और वहीं आप एक लिजर्ड देखो, तो बायोमास के अकॉर्डिंगली किसका मास ज्यादा होगा, किसके अंदर जो मटेरियल है वो ज्यादा भरा होगा, कॉकरोच के अंदर भरा होगा या लिजर्ड के अंदर भरा होगा? सोचो, दोनों की शक्लें सामने लाओ, कॉकरोच का ज्यादा होगा या लिजर्ड का? लिजर्ड का, क्योंकि लिजर्ड के अंदर मटेरियल ज्यादा है, लिजर्ड उससे बड़ी है। क्लियर हुआ ये चीज? तो बायोमास का मतलब होता है कोई भी लिविंग चीज के अंदर कितना लिविंग मैटर भरा है या कितना ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दो ये पिरामिड्स बनाए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पिरामिड है ये वाला है आपके पास यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, और ये वाला जो ये है सॉरी एक्वेटिक लिखो, इसको हम यहाँ पर पॉन्ड लिखते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, ये है पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पर मैंने दो इनको कंपेयर करके आपको बताया, यहीं पर ही आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और यहाँ मैंने लिया है पॉन्ड इकोसिस्टम। अब जरा यहाँ देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले नीचे प्रोड्यूसर्स आएगा, अब ग्रासेस। अब देखो जब हमने बायोमास को देखना है, बायोमास को ध्यान में रखना है, तो हमने एक सिंगल फूड चेन को कंसीडर नहीं करना है,
हमने जब भी बायोमास को कंसीडर करना है तो हमने कभी भी एक सिंगल फूड चेन को कंसीडर नहीं करना है। हमने कैसे देखना है कि उस अकेले ट्रॉफिक लेवल पर सब के सब मिलके, एक ट्रॉफिक लेवल पर सब के सब ऑर्गेनिज्म मिला के कितना बायोमास बनता है। समझ आई मेरी बात? अब जैसे हम यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल पर ग्रासेस देख रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो यहाँ हम किसी एक ग्रास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सारे ग्रासेस की बात कर रहे हैं। तो जितना मर्जी आप ज़्यादा ग्रासेस इकट्ठे कर लो तो उनका तो बायोमास ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट और ग्रास का नंबर जो है, प्लांट और ग्रास का जितना भी वो उनका नंबर ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। एनिमल्स हमेशा प्लांट से कम ही होंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम हर लेवल पर सबके सब ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो ग्रास के ऊपर जहाँ जब हम सेकेंड लेवल पर जाते हैं, हर्बीवोर्स वाले लेवल पे, तो इसमें मैंने यहाँ पे तभी मैंने दो लिखे हैं, रैबिट और रैट्स एटसेट्रा करके, रैबिट्स एंड रैट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ हम रैबिट और रैट्स को इकट्ठे को देखेंगे, इन सबको जो जितने भी हर्बीवोर्स होंगे उन सबको इकट्ठे को मिलाकर देखेंगे कि उनका इकट्ठे का बायोमास कितना होगा। उन सबका इकट्ठे का बायोमास कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ग्रासेस का नंबर हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। ठीक है, फिर थर्ड लेवल पर आते हैं स्नेक्स एंड लिजर्ड। स्नेक्स और लिजर्ड और बड़े एनिमल हैं तो वो और कम नंबर में होंगे एज कम्पेयर टू द छोटे एनिमल, और स्नेक्स और लिजर्ड का बायोमास उनसे कम होगा एज कम्पेयर टू द रैबिट्स एंड रैट्स। ठीक है, फिर अब इससे ऊपर चले गए तो बर्ड्स तो और उनसे ज़्यादा कम होंगे जो स्नेक्स और बर्ड्स को खाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? तो बायोमास में आपने क्या देखा कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसका जो इकोसिस्टम का जो पिरामिड है इट्स अपराइट। ठीक है, बट यहाँ पर इसी के ही ऑपोजिट में जब आप पॉन्ड इकोसिस्टम देखते हो, ठीक है, जब आप पॉन्ड इकोसिस्टम देखते हो या बोलोगे पानी का इकोसिस्टम देखते हो, तो उसमें ये बात नहीं है। क्यों? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं प्रोड्यूसर्स किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, और वो पानी की ऊपर लेयर पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पानी की अपर सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नहीं दिखाई देते, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये काम करते हैं किसका? प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब देखो, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखते नहीं और हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जितने मर्जी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा कर दो, क्या उनका बायोमास कभी भी ज़्यादा हो सकता है किसी ऐसे एनिमल से जो हमें दिखता है? नहीं। ठीक है, अब जैसे आप ऐड देखते हो लाइजॉल की, लाइफ बॉय की, या किसी भी, वो देखते ना ऐसे ऐसे तो हमें जर्म्स नहीं दिख रहे, तो वो ऐसे मैग्नीफाइंग लगाते तो इतने सारे जर्म्स होते हैं। तो क्या उनका इतने ज़्यादा होने के बावजूद उनका बायोमास इतना बड़ा? नहीं। तो इसीलिए इस वाले इकोसिस्टम में जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होगा। मगर कभी भी इन्वर्टेड पिरामिड को आपने रीड कैसे करना है? आपको रीड करना आना चाहिए। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, पिरामिड एक इन्वर्टेड है तो इसको जो बड़ा वाला है वहीं से प्रोड्यूसर्स, नहीं, पिरामिड को रीड आपने हमेशा नीचे से ही करना है। कैसे? इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होगा ये इसमें प्रोड्यूसर ही होगा। इसके बाद आते हैं जू प्लैंक्टन, जो उनसे बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करते हैं, तो ये होगा। फिर जो जू प्लैंक्टन होते हैं इनको खाती हैं छोटे छोटे फिशेस, स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को कौन खाती हैं? लार्ज फिशेस। अब स्मॉल फिशेस के अकॉर्डिंगली जो बड़ी फिशेस हैं जैसे डॉल्फिन, वेल, शार्क, उनका बायोमास ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल फिशेस। समझ आएगी ये चीज़? तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पिरामिड है वो कैसा रहेगा? इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर है उसका बायोमास कम है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कार्निवोर्स, या आप बोल सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। समझ आए ये चीज़? ठीक है, तो बायोमास का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग चीज़ के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर फिल हुआ है। और इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो क्या? पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। ठीक है, एनर्जी में सबके सब अपराइट। बायोमास में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, किसकी? पॉन्ड इकोसिस्टम की, जिसका जो पिरामिड है वो कैसा है? इन्वर्टेड है। ठीक है, दो पैरामीटर्स हो गए। अब जो थर्ड पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर आता है पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है,
पिरामिड ऑफ नंबर। अब हमने इस वाले इकोलॉजिकल पैरामीटर में क्या देखना है कि उस इकोसिस्टम में सब के सब ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना है, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का नंबर कितना। जैसे हमने यहाँ बायोमास में सब के सब ऑर्गेनिज्म का बायोमास देखा था, इसीलिए हमने यहाँ पर सब के सब उनका क्या देखना है, नंबर देखना है, ठीक है। अब जब नंबर की बात आती है, सेम यहीं पर हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम की। यहाँ पर जब हम नंबर की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला था, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो नंबर में जितने मर्जी वो ज़्यादा हो, वो कभी भी हमसे जो है वो हमेशा ज़्यादा ही होंगे। बड़े एनिमल से उनका जो नंबर है वो ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमें दिखते भी नहीं है, बट हमारे यहाँ आसपास वो मिलियंस के काउंट्स में, इनफाइनाइट काउंट में वो प्रेजेंट होंगे। तो नंबर के अकॉर्डिंगली हमेशा जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो सिंपल ऐसा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो ज़्यादा ही होंगे। फिर उनसे कम हर्बीवोर जू प्लैंक्टन है, वो उससे कम होंगे। फिर उनके ऊपर स्मॉल फिशेस और कम होंगी, और फिर आएगी हमारे पास लार्ज फिशेस, ठीक है। बट नंबर के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक इकोसिस्टम है जो जिसमें एक्सेप्शन है, जिसका जो पिरामिड है वो कैसा है, डाउनवर्ड है, ठीक है, वो कैसा है, इन्वर्टेड है। वो कौन सा इकोसिस्टम है, वो है हमारे पास पैरासिटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो पैरासिटिक क्या होता है। पैरासाइट बताया था मैंने आपको, पैरासाइट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जिनको एक होस्ट चाहिए होता है, राइट, जिनको एक होस्ट चाहिए होता है, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह के या बाहर उनके साथ रिलेशन में रह के अपना जो है उसको खान न्यूट्रिशन लेते हैं, यही होता है। तो जो पैरासिटिक इकोसिस्टम है उसमें जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। अब कैसे, देखो, जो पैरासिटिक इकोसिस्टम है इसमें कैसे होता है, देखो एक ट्री होता है, ओक ट्री, ठीक है, ओक ट्री होता है, ओक की लकड़ी की हम घर पे फर्नीचर भी बनाते हैं। तो जो ओक ट्री होता है उसके लीव्स पर, उस पे लीव्स पर कुछ बर्ड्स फीड करते हैं, मतलब कुछ हर्बीवोर्स बर्ड्स होती हैं जो ओक ट्री के पत्तों को खाती है, ठीक है। अब वो बर्ड्स के अंदर कुछ पैरासाइट्स या उस बर्ड्स के ऊपर कुछ पैरासाइट होते हैं। तो वो बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट कौन से होते हैं, लाइस एंड बग्स। जब हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था लाइस एंड बग्स, टिक्स एंड माइट्स, मैंने आपको बताया लाइस और बग्स जो होते हैं दीज आर पैरासाइट्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये इनका नंबर जो होगा वो बड़े ऑर्गेनिज्म से कैसा होगा, ज़्यादा ही होगा। तो सबसे पहले कम होता है ओक ट्री, उससे कम आते हैं बर्ड्स जो ओक ट्री पे फीड करते हैं, ज़्यादा होते हैं उससे जो फीड करते हैं। फिर बर्ड्स के ऊपर आते हैं पैरासाइट्स। अब जो पैरासाइट्स बर्ड को लगेंगे तो वो तो छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो उनका तो नंबर ज़्यादा ही होगा। फिर लाइस और बग्स के भी जो ऊपर, जो लाइस और बग्स पे भी फीड करते हैं, हाइपर पैरासाइट जिनको हम बोलते हैं, वो कौन है हमारे पास, अल्टीमेटली बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। मैंने ये सीरीज को यहाँ पर ऐसे लिखकर आपको इजी कर दिया है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर क्यों नहीं हमने सेकेंडरी और प्राइमरी कार्निवोर्स लिखा, क्योंकि पैरासिटिक इकोसिस्टम में हम यहाँ पर बात करते हैं एनर्जी की भी साथ साथ में, ठीक है। बट यहाँ वाले इकोसिस्टम में कभी भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैरासाइट की बात कर रहे हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं, ये उसको कम करेंगे, जो उसका होस्ट होगा उसको डिकम्पोज, उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इनको इसीलिए हम यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी कार्निवोर्स या कंज्यूमर्स हम नहीं लिखते। तो जो पैरासिटिक इकोसिस्टम है, दिस इज़ द ओनली वन एक्सेप्शन जिसका जो पिरामिड ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग जो पिरामिड है वो कैसा है, इन्वर्टेड है। कैसे? सबसे पहले आएगा ओक ट्री जो यहाँ पर प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, फिर उस पर फीड करेगा हर्बीवोर्स जिसका ओक ट्री से नंबर ज़्यादा होगा। फिर इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट काम करेंगे वो कौन होंगे, लाइस एंड बग्स। फिर इसके ऊपर और जो हाइपर पैरासाइट्स होंगे वो और ज़्यादा होंगे, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। अब देखो इसको याद करना है आपने क्या, इस पूरे के तीनों पैरामीटर्स में आपने सिर्फ दो ही इकोसिस्टम याद करने हैं, ठीक है। कौन से इकोसिस्टम याद करने हैं? पहला, बायोमास के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम होगा वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और नंबर के अकॉर्डिंगली पैरासिटिक इकोसिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो दो ही आपने याद रखने हैं बस, कि ये किस में इन्वर्टेड था और ये किस में इन्वर्टेड था। बाकी एनर्जी में तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब के सब अपराइट ही होंगे,
क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूजिंग, बट आपको क्वेश्चन को अच्छे से वहां पर सॉल्व करना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो पिरामिड, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, हम हमेशा उसको 3 पैरामीटर्स पे देखते हैं, और वो 3 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? एनर्जी, बायोमास एंड नंबर। ठीक है, एनर्जी में तो सबके सब अपराइट होते हैं। बायोमास के अकॉर्डिंगली जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसका जो पिरामिड है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। एंड वेयर एज जो यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली जो पैरासिटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो कैसा है? इन्वर्टेड है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये है आपका सारा का सारा इकोलॉजी। ठीक है, इसी में ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी के साथ ही बन जाएंगे, और इसी में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो अपराइट है, किसका इन्वर्टेड होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कोऑपरेट विद अस कि बिकॉज ये जो ऑनगोइंग कोरोना टाइम चल रहा है या जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें वी नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ काइंडली हैव पेशेंस, एंड वीडियोस आती रहेंगी, रेगुलर ही आएंगी, और सिलेबस कंप्लीट होकर ही रहेगा, उसके बिना हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और एग्ज़ाम फॉर श्योर जो है अभी आगे एक्सटेंड होने वाला है, बिकॉज जो सिचुएशन is not good. So please do take care of yourself. Kindly subscribe to our channel, and students also our app is there by the name Job Adda, and we have started our online paid course जिसमें हमारे पास क्लासेस, लाइव क्लासेस हैं, और जिसमें हम 1 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ और डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, काइंडली रजिस्टर विद अस। थैंक यू।